हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के हूँ आपके लिए जीएस के बेस्ट 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाली परीक्षाओं में ही पूछे जाएंगे। आज हम करेंगे अपना मॉडल नंबर 15। अगर आपने हमारी पिछली 14 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के जो जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कवर किया जा रहा है। और अगर आप हमारी स्टडी जी की क्लासेस नहीं देख रहे हैं जो शाम को हो रही है तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू और जो थ्योरी कराई जा रही है वो प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए आगे की जो थ्योरी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जाएगी उसको कवर किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमें इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी। तो हमारा इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अलार मेरवल्ली, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई या रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। और ये सोनल मानसिंह जो बनी थी ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली महिला बनी थी और सबसे कम उम्र में ही पद्म विभूषण पाने वाली महिला बनी थी और ये इन्हें पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो इसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर अतरौली घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या ग्वालियर घराना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह ग्वालियर घराने से संबंधित थे। दोस्तों, एक क्लास में आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें जो इन घरानों के संस्थापक और इन घरानों से संबंधित व्यक्ति हैं, मैं एक क्लास उन पर लेकर के आऊँगा। 2-4 दिन में आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 3 के दे रखा है। अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारा इसके ऑप्शन दे रखे हैं के राजारामन, KN व्यास, विजय सांपला या दिनकर गुप्ता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा के राजारामन। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ हम जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो हमारे इसमें ऑप्शन है टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या बास्केटबॉल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। और शतरंज से संबंधित एक शब्द होता है हमारा चेकमेट, ये भी शतरंज से संबंधित है। और शतरंज के जो हमारी ट्रॉफी और जो हमारे कप होते हैं उनको देख लेंगे। एक होता है हमारा नायडू ट्रॉफी, ये शतरंज से संबंधित है। एक होता है हमारा खैतान कप, ये भी इससे संबंधित है शतरंज से। एक होता है हमारा लिम्का ट्रॉफी, ये भी शतरंज से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, डैश डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो हमारे इसमें ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 6 के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमें 6 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? ऑप्शन है हमारे इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर या बेरिल मार्कम या सरोजनी नायडू। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने जो है, मैं अभी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला ये उसकी अध्यक्षा बनी थी। और इंदिरा गांधी जो है भारत की जो प्रधानमंत्री कब बनी थी, ये 1968 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 7 के दे रखा है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, आप जब क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप पढ़ते समय इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो अधिकतर गलती होती है एग्जाम हॉल में ये इस चीज़ पर ही गलती होती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम इस नहीं को नहीं देखते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो हमें इसमें दे रखा है कि पहला ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। ऑप्शन बी हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। ऑप्शन सी है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख
जो भाग 5A में किया गया है, यह हमारा गलत हो जाएगा। यह हमारा 5A में ना करके ये हमारा आर्टिकल 4A में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या दे रखा है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भारी तत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें, नेपच्यून, प्लूटोनियम, थोरियम या यूरेनियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम ये हो जाएगा हमारा यूरेनियम 235। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सैम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन, दुर्गेश पटेल या एम.एस. स्वामीनाथन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। और जो हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी, ये 1966-67 में ये शुरू हुई थी हरित क्रांति। और इन हरित क्रांति के रूप में, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और वर्गीस कुरियन को जो है भारत में दूध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चाइना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों, हमारे जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन और जो हमारे संस्थान हैं, इनके ऊपर आपको एक बहुत जल्दी एक वीडियो देखने को मिलेगी। और उस वीडियो में जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब जितनी परीक्षाओं में जीएस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं संगठन से संबंधित, और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे ये संगठन है, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, इनसे संबंधित आपको एक क्लास मिलेगी और आप उस क्लास को कर लेना। और उससे बाहर आप किसी भी एग्जाम्स को दे लेना, उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 11 दे रखा है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है। तो हमारा यानी कि हमसे पूछा गया HYV की फुल फॉर्म क्या है। इसमें हाई यील्ड वेराइटी, हाई यंग वेराइटीज, हैवी यूथ वेराइटीज या हैवी यंग वेराइटीज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाई यील्ड वेराइटी। ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 12 दे रखा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। यानी कि हमसे हर एग्जाम्स में जो है जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है। तो हमें इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 70.83% या 64.83% या 68.83% या 60.83%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64.30%। मतलब 64.83% हमारी साक्षरता दर थी 2001 में। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमें 13 के दे रखा है, डैश डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, जो पहला होता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। हमसे पूछा गया है कि केरल में ये कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें हम्पी, मामल्लपुरम, नाट्यांजलि या निशांगदी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये निशांगदी। यह किससे संबंधित है, ये केरल राज्य से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। तो हमसे इसका जो है सेक्टर पूछा है, किस सेक्टर में ये आती है। ऑप्शन हमारे तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थ या द्वितीय क्षेत्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह द्वितीय क्षेत्र में आती है। अगला देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। तो हमें इसमें ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या स्क्वैश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही कम समय में बेस्ट प्रीवियस ईयर को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना सुबह को 9 बजे। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 16 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार से संबंधित में सही है। तो हमें इसमें दे रखा है भाला फेंक, ये कूदने से संबंधित है। ऊंची कूद
ये फेंकने से संबंधित है। दोस्तों का आपको ये वाला क्वेश्चन देख के एक बार को हंसी आएगी, लेकिन यह क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाला फेंक हमारा जो है ये फेंकने से संबंधित होगा, और ऊंची कूद जो है हमारा ये कूदने से संबंधित होगा। यानी कि इसमें जो है ये सही पूछा हमसे, और ये दोनों ही गलत हैं। इसमें ऑप्शन है पहला सही, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक और ना ही दो। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश डैश परिस्थिति की तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। ऑप्शन है हमारे मैंग्रोव, पर्णपाती, शंकुधारी या प्रत्येक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन जो हमारे ये सुंदर वन जो है हमारे, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी वाले और वेस्ट बंगाल में हमारे जो सुंदर वन है, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वह मैंग्रोव प्रजाति के वन ही पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि कोस्ट गार्ड का जो महानिदेशक है उन्हें किन्हें चुना गया। तो ऑप्शन है हमारे कृष्ण स्वामी नटराजन, बीरेंद्र सिंह पठानिया, राजेंद्र सिंह या राकेश पाल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश पाल को चुना गया था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन है हमारे इसमें तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जो ये हमारा छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य को संस्कृति मंत्रालय ने 9वें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है, लेकिन अभी इसको जो है ऑफिशियली रूप से माना नहीं गया है। अगर हमसे पूछ लेता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 लगाएंगे। और अगर हमसे पूछ लेता है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम उसका आंसर 9 लगाएंगे। और जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो छऊ है वो पुरुलिया छऊ है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। पुरुलिया छऊ जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल का है। छऊ के मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, छऊ के 3 प्रकार होते हैं। और अगर आपने हमारी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें लोक नृत्य और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं 8, और जो प्रत्येक राज्य के लोक नृत्य हैं मैंने सबको प्रीवियस ईयर को देखते हुए उस क्लास को कवर किया है। उस क्लास को आप देख लेना। जो आने वाली परीक्षाओं में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, ये आपसे वादा करता हूँ मैं। हम देख लेते हैं हमारा पुरुलिया छऊ जो वेस्ट बंगाल से हो जाएगा। और एक होता है हमारा मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ ये हमारा उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। एक होता है हमारा सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ ये कहाँ से संबंधित है, ये हमारा झारखंड से संबंधित हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में डैश डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कायस्थ, उर, नरगम या सामंत। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उर। ये एक ग्राम सभा का नाम था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही कम समय में बेस्ट प्रीवियस ईयर को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।